हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो है हिंदी की पैडागोजी की क्लास। इससे पहले आपकी हिंदी पैडागोजी की क्लासेस और भी हो चुकी हैं। अगर आपको क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हिंदी के अलावा मैंने आपकी बहुत सी क्लासें ले रही हूँ, यानी कि सी टेट की आपकी पांचों सब्जेक्ट की पैडागोजी मैं आपको करा रही हूँ, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, ईवीएस हो या वो साइकोलॉजी हो। तो अगर अगर आपको वो क्लासेस देखनी तो वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है ये आपकी पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल क्लास को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखना। और क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, एक एक क्वेश्चन करके हम सारे क्वेश्चन से पहुंचेंगे। फर्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, इस बात पे ज्यादा फोकस देना है क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है। इन्होंने कहा है उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं होती हैं उस पर आप हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए, आपको हिंदी की किताब का निर्माण करना है, उसमें चैप्टर रखने हैं। रखते हुए आपके लिए सबसे क्या कम बात है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको लीस्ट करनी है, यानी कि कम रखनी है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। फर्स्ट है हिंदी साहित्य की छठा का प्रदर्शन। देखो, हिंदी साहित्य की छठा का प्रदर्शन होता है, फर्स्ट से लेकर 8 तक की बुकों में आपको मिलेगी हिंदी साहित्य के बारे में। बी है भाषी क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास। बिल्कुल, देखो भाषा की जो क्षमता है उसको बढ़ावा नहीं देंगे तो और क्या रखेंगे। अभ्यास क्यों कराया जाता है, प्रैक्टिस एड उसमें क्यों लगाए जाते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स सारी चीजें मिलती हैं आपको, क्यों होती है, वो आपके अभ्यास के लिए होती है कि आपने कैसा सीखा और क्या सीखा। तो ये बात तो कंपलसरी है। सी है समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश। देखो, व्याकरण को सीटेट के रिकॉर्डिंग, चाहे वो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक हो या फर्स्ट टू एट तक हो, इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर रखा है। वैसे कहा जाता है व्याकरण के बिना आपकी जो हिंदी वो शुद्ध नहीं मानी जाती, लेकिन छोटी कक्षा के लिए इतना ज्यादा उसको नहीं कहा जाता है। ठीक है। डी है भाषा की विभिन्न छटाओं को समेटने वाले पाठ। हाँ बिल्कुल, देखो हिंदी भाषा है, उसकी जो जो भी जितने प्रकार होंगे और बच्चों का अट्रैक्शन होगा, उसे क्या करा जाएगा, हम किताब में रखेंगे तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, है ना। भाषा की विभिन्न छटाओं को समेटेंगे यानी कि विभिन्न प्रकार की तरीकों को रखेंगे तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो इसमें सबसे लीस्ट बात है ना, जो सबसे कम बात है, वो है आपकी सी। सी में है कि समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश। देखो, समस्त व्याकरण नहीं आती है फर्स्ट टू एट तक में, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सी चीजें हैं तो जो आ जाती है, लेकिन उसे इतना व्याकरण का रूप नहीं कहा जाता। उन्हें कहा जाता है कि हम अपने हिंदी को शुद्धिकरण करा जाता है व्याकरण के द्वारा। तो इसमें जो सबसे लीस्ट बात रहेगी वो सी पे रहेगी, इतना फोकस नहीं रखा जाएगा व्याकरण पर। लेकिन भाषा के ज्ञान को अर्जन करने के लिए बहुत सारी चीजें इसमें रखी जाएंगी। और यही हमसे पूछा था कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है। इसे पूछा कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। किसी रचना के बारे में यानी कि बच्चा है एक, कोई चीज बनाना चाहता है, ठीक है, उसमें स्वतंत्र राय यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल एक स्पष्ट क्या होनी चाहिए, राय बनाने के लिए आत्मविश्वास यानी कि मोटिवेशन विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों कुछ बनाना चाहते हैं और उन्हें एक अच्छी राय देनी है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो हमें कौन सी बात बच्चों को करनी चाहिए या कहनी चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ए है कवि और कविता का बोध, यानी कि जो किताब है आप रचना बना रहा है वो किसी की, तो उसमें कवि और कविता का बोध होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा जिससे उसका दिमाग मोटिवेट हो जाएगा। बी है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, यानी कि ऐतिहासिक की बातें बता देंगे, इतिहास की बात बताएंगे तो वो और रचना नहीं कर पाएगा। इतिहास क्या है, हमारा पुराना हो चुका है। मैं ये नहीं कह रही पुराना हो चुका है, मतलब इतिहास हमें पहले की बातें बताता है। और अगर कोई इंसान रचना करना चाह रहा है तो उसे नई चीजें चाहिए, तो ये वो नहीं हो सकता। साहित्य को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतिहास तो हमारा ना पहले की बातों को बताता है, नई चीजों को थोड़ी ना बताएगा। ये स्वतंत्र राय थोड़ी ना हो जाएगी, ये अलग राय थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो पुरानी राय हो जाएगी, जो इतिहास में हुआ वही तुम कर दो, तो क्या अलग हो गया।
है ना? तो ये भी नहीं हो सकता। सी है साहित्य बोध और छंद। देखो छंद कहाँ से आ जाएंगे, ये बताओ? छंद थोड़ी ना आ जाएंगे इसमें, छंद नहीं आएंगे इसमें। अगर किसी रचना के बारे में हम स्वतंत्र राय देना चाहते हैं तो उसमें छंद का कोई काम नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हट गया हमारा। डी पढ़ लेते हैं, भाषा बोध और साहित्य बोध। देखो इसमें बात आ गई भाषा बोध। भाषा की बात जो बिल्कुल ठीक है, जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम स्वतंत्र राय के हम रचना भी कुछ भी नहीं कर सकते। और साहित्य बोध, देखो साहित्य बोध आपका ठीक है, क्योंकि ये बात जो चल रही है ना, ये बात चल रही है आपकी हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी में क्या होना चाहिए, भाषा का बोध यानी कि भाषा का ज्ञान होना चाहिए और साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम नई रचना कर सकते हैं। पुराने रूल हम लगाएंगे, लेकिन क्या है, हमें ज्ञान होना चाहिए। इतिहास को नहीं दोहराना है, हमें क्या करना है, नई रचना करनी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो ये चारों ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज करने वाले थे। आप पढ़ रहे हो तो चारों में से कोई गलत नहीं नजर आ रहा होगा। हिंदी के रिकॉर्डिंग, साहित्य भी हिंदी में ही पाया जाता है, छंद भी हिंदी में पाए जाते हैं, है ना? और फिर कवि कविता भी आपकी हिंदी में ही पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने बात की थी किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय देनी है हमें। क्या है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय देनी है और मोटिवेशन विकसित करना है बच्चों के अंदर। तो वो क्या करेंगे, भाषा का बोध कराएंगे और साहित्य उसको बोध कराएंगे। ठीक है, तो सेकंड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो सी टेट में जो आप किसी भी क्लास मतलब कोई सी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी करेंगे, तो आपको चारों क्वेश्चन पढ़ने यानी कि आंसर पढ़ने बहुत ही कंपलसरी। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिर देन हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। और चारों ही ऑप्शन पढ़ने हैं और हमें बेस्ट आंसर तक पहुंचना है। ये मत करना कि एक आंसर पढ़ा और हमने क्या करा उसको, फिर वही आंसर लगा दिया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 2 बार सी टेट एग्जाम को दे चुकी हूँ और उसे क्वालिफाई भी कर चुकी हूँ अच्छे मार्क्स से। इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन, और जो पुराने हैं उनके लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो लोग तो फिर भी जानते होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। देख लेते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। थर्ड में पूछा है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली मीरा, यानी कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली मीरा लिखते समय वर्तनी की अशुद्धि करती है, यानी जब वो लिखती है तो उससे क्या गलतियां होती हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक है, आपकी कक्षा की एक लड़की है मीरा नाम की, जो कक्षा 8 में पढ़ती है। तो आप वो क्या करती है, लिखते वक्त गलतियां करती है, यानी कि उसे लिखने में मिस्टेक होती है। तो आप हैं भाषा के शिक्षक, यानी कि आप उसकी हिंदी के टीचर हैं। तो आप क्या जिम्मेदारी मानते हैं अपनी, आपको क्या करना चाहिए कि उसकी वर्तनी ठीक हो जाए? ठीक है, पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ए है मीरा को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वे स्वयं उनमें सुधार करे। मीरा को ऐसे अवसर प्रदान करेंगे, मौके देंगे हम बच्चे को कि वो स्वयं अपनी गलती का सुधार कर ले। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। बी है मीरा की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20 बार लिखवाना। देखो ये बात तरीका गलत है। मैं मानती हूँ उसकी अशुद्धियां हुई है, उसे काट कर हम सही कर देंगे, लेकिन उसे 20 बार 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 लिखवाने से उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो 20 बार लिखेगी तो अभ्यास तो कर रही है, लेकिन वो उसी चीज को तो देख पाएगी और बाकी चीजों को तो नहीं सीख पाएगी। मान लो आपने कोई कविता लिखवाई, उसने 2-3 मिस्टेक है उसमें निकाल दिया, आपने कहा बेटा सिर्फ 6 बार लिख लो सही हो जाएगी। तो वो सिर्फ वही अशुद्धि सही कर पाएगी और चीजों को तो नहीं कर पाएगी। वर्तनी तो उसकी और भी चीजों में गलत हो सकती है, कविता में भी हो सकती है, क्वेश्चन आंसर में भी हो सकती है, या फिर अगर आप उसे राइटिंग देती है पेज की करने के लिए, उसमें भी मिस्टेकें करेगी। तो ये तरीका थोड़ी ना बेस्ट हो जाएगा, हमें तो बेस्ट तरीका ढूंढना है। ठीक है, पढ़ते हैं अब अपने मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पर। बी मैंने पढ़ लिया, सी देख लेते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है आपका, मीरा को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे। देखो अगर हम ऐसा बच्चों को बता देंगे ना कि तुम्हारे अंक काट लिए जाएंगे अब गलती करी, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को हीन भावना से देखने लगेगा, घबरा जाएगा, तो वो और मिस्टेकें करेगा। और ये तरीका गलत है ना? ये तरीका गलत होता है, ये बच्चों के अंदर डर बैठाना है। वैसे ये वाला तरीका हम लोग अपने स्कूलों में बच्चों के साथ आजमाते हैं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि नहीं आजमाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की रिकॉर्डिंग और एनसीएफ के रिकॉर्डिंग ये करना हमारे लिए गलत होगा। तो ये हम नहीं कर सकते। उसके अंक काट लिए जाएंगे बच्ची के, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो तो करने से भी डरेगी। डर थोड़ी ना बैठाना है, पढ़ाना है बच्चों को। फिर डी है, मीरा को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का पहलू है। हाँ ये बात ठीक है, देखो मीरा को समझाना है कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का पहलू है, ये बात तो ठीक है।
कि हम अगर वर्तनी की शुद्धता कर लेते हैं कि क्या लिखने का एक अच्छा पहलू बन जाएगा। लेकिन इन बातों से उसकी वर्तनी थोड़ी ना ठीक हो जाएगी, हमें तो उसकी वर्तनी ठीक करवानी है। ऐसे लेक्चर तो हम बहुत दे देते हैं टीचर्स। टीचर में भी देखो सभी लोग बोल देते हैं बच्चा ऐसा करना वैसा करना, तो वो क्या हमारे कहने से करते हैं? वो बच्चे वही करते हैं जो उनका दिल करता है। तो हमें उन्हें ऐसा अवसर देना है ताकि वो अपनी गलतियों को खुद से सुधार ले। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। जो आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका, मैं बता देती हूँ आपको कौन सा है। फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ए। मीरा को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं में उनमें सुधार करे। जब वो खुद सुधार करेगी तो वो क्या करेगी, वो हर चीज की बारीकियों को देखेगी। तो वो आपके 20 बार करवाने का इंतजार नहीं देगी, वो हर वर्तनी को ठीक करेगी, ताकि आने वाले टाइम में जब आप कोई एग्जाम दे रहे हो या कोई क्वेश्चन आंसर दे रहे हो उसे करने की तो वो गलती ना करे। तो बच्चों को क्या करना, अवसर देना है, अवसर प्रदान करना। ये जो आपके पॉजिटिव वर्ड हैं सी टाइप में आपकी पेडागोजी में बहुत ही आने वाली हैं, जो आपको हल करने में क्या होते हैं, आपकी मदद करते हैं आपको क्वेश्चन तक पहुंचने। बच्चों को अवसर देना, बच्चों के बारे में पाठ्यचर्या को बनाना, बच्चों के रिकॉर्डिंग सिलेबस को बनाना, बच्चों की रिकॉर्डिंग की क्लास को चलाना, ये सब क्या है, आपके आंसर होते हैं सी टाइप में। क्योंकि हमें बच्चों के रिकॉर्डिंग पढ़ाना है, ना कि टीचर के रिकॉर्डिंग कक्षा को चलाना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इवन आपकी कोई सी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और जो बेस्ट आंसर पर उस पर पहुंचना। और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो आपके 101% आपको सही आंसर होता है। ठीक है, फोर्थ पढ़ लेते हैं। फोर्थ में हमसे क्या पूछा है। फोर्थ में पूछा है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण से स्वस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। साहित्य की किस विधा, यानी कि जो हमारी हिंदी साहित्य होती है उसकी विधा में शिक्षण में स्वसर पठन यानी कि बोल बोलकर बच्चों को पढ़ाने में सर्वाधिक अपेक्षित क्या है, यानी कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो जाएगा कि बच्चे बोल बोलकर पढ़ें। स्वसर पठन का मतलब होता है, तो इन चारों में से कौन सा बेस्ट तरीका होगा बच्चों को सिखाने का बोलकर। तो फर्स्ट है आत्मकथा। देखो आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा होती है अपनी कथा खुद लिखना। अपनी कथा खुद लिखना यानी कि अपने बारे में कुछ लिखना। तो अगर हम बच्चों से कहते बच्चों जरा अपने बारे में लिखो, तो वो बोल बोल कर थोड़ी ना लिखेंगे, वो तो कॉपी में लिख कर आपको दिखा देंगे। स्वसर पठन का मैंने बोला ना, वो बोल कर बताएं तो उसे माना जाता है स्वसर पठन, यानी कि बोल बोल कर पढ़ना। बी है संस्मरण। संस्मरण यानी कि ध्यान करना, दिमाग में याद करना। याद करने के लिए थोड़ा ना बोला जा रहा है बच्चों को, उनसे कहा जा रहा है कि पढ़कर सुनाना है आपको, और पढ़कर अपनी शुद्धि मतलब अपनी भाषा को व्यक्त करना है। तो संस्मरण तो हो नहीं सकता। जीवनी, जीवनी किसकी होती है, देखो जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, कबीरदास जी हो गए, ऐसी जीवनी होती है। अगर हम बच्चों से कहेंगे बच्चों जीवनी, तो वो तो याद करके लिख कर दिखा देंगे, वो बोलेंगे थोड़ी ना, ये तो लिखी जाती है, बोला कब जाता है। फोर्थ है आपकी डी, एकांकी। एकांकी पता है क्या होता है, एकांकी एक नाटक होता है जो छोटी कक्षाओं में आपका नाटक कराया जाता है पर्दे के ऊपर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कलाकार होते हैं, 5 से 6 कलाकार होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। इसमें क्या करते हैं, अगर आप उन्हें कोई कहानी भी दे देते हो ना, तो वो उस कहानी को बोल बोल कर व्यक्त करते हैं पर्दे पर। तो एकांकी आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था कि स्वसर पठन क्या होता है। स्वसर पठन होता है बोल कर पढ़ना। तो यहाँ पर जब ये अपना किरदार निभाएंगे तो बोलेंगे जरूर, और उस कहानी को क्या है पूरा कर देंगे। तो आपका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ का हमारा डी आंसर करेक्ट है। हमें क्या करना है, चारों जो भी हमारे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे सबको एनालिसिस करेंगे, उनका अर्थ निकालेंगे, तब जाके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत मेहनत से क्लास को बनाया जाता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपके जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है मैं वही क्वेश्चन रखती हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके आ गए अधिकतर वही कोशिश करती हूँ कि आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो क्या करना है आपको, मैंने सिर्फ आपको 3 ही काम है, एक लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 8 तक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि आप 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षा है, उसमें क्या है मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं, आपने पढ़ोगी। वैसे अब तो देखा जाए फोर्थ क्लास से ही हमारे मुहावरे मुहावरे शुरू हो जाते हैं कि शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो कौन सी बात इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को सिखाने के लिए,
ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पढ़ लेते हैं ए में लिखा है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। हाँ, ये बात तो सही है, कहते हैं ना वाक्य प्रयोग जो करते हैं हम लोग उनका अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा के रूप में उनका क्या है, मुहावरों का और लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग करना। ये बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बी है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा को बनाना। हाँ देखो, ये बात भी ठीक है, इसमें सिर्फ वाक्य प्रयोग हो रहा था, लेकिन इस आंसर में क्या, अधिक से अधिक मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग प्रयोग करना है, मतलब वाक्य प्रयोग करना और उनको भाषा में बनाना है, भाषा के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। सी है संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों को समझना। ठीक है। क्या है इसमें थर्ड ऑप्शन में, हमारे थर्ड ऑप्शन में है संदर्भ अनुसार, यानी कि उसको बिल्कुल पूरा तरीके से खोलकर, यानी कि किसी मुहावरे को पूरी तरीके से विस्तार रूप से बता करके लोकोक्तियों को समझना और उनका प्रयोग करना। यानी कि पहले को तो उन्हें हम समझेंगे तभी तो उनका प्रयोग करेंगे, बिना समझे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर है आपका डी, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न, समझाने का प्रयत्न। यानी कि टीचर क्या करेगा, मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ समझाने में उनका प्रयत्न यानी कि कोशिश करेगा। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा होने की वजह से हम क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। इसमें पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अच्छा, आप मुहावरे लोग क्या पढ़ा रहे हैं तो सबसे क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, आपको इसका आंसर बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका जो आंसर है वो है आपका बी। बी कैसे, आप ये समझ लो। देखो, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा को बनाना। देखो, भाषा को बनाने का क्या मतलब है, बनाने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक मुहावरे जब हम लोकोक्तियां बनाएंगे, उनका प्रयोग करेंगे, तभी तो भाषा में व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है। वैसे आपका सी आंसर भी अच्छा लग रहा है कि संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों को समझना और उनका प्रयोग करना। ठीक है। पर लेकिन इन्होंने ये कहा है ना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसको भाषा के रूप में क्या बना पाएंगे, अपनी भाषा के रूप में बना पाएंगे। ठीक है, अपनी भाषा के रूप में। उनका वाक्य प्रयोग करना आसान है, लेकिन अपनी भाषा के रूप में व्यक्त करना ही क्या होगा, हमारा बेस्ट तरीका होगा। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। बाकी भी देखो गलत नहीं है, सारी बातें इसमें सही लिखी हुई है। मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग करना ये भी ठीक है, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों को समझना और उनका प्रयोग करना ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से है। मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास, समझाने का प्रयत्न करना ये भी बेस्ट है। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को बनाना। ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जब ज्यादा ज्यादा बनाएंगे तो बच्चों में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा इसमें बी हो जाता है। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, जब हमारे एक टीचर है वो पूछती है बच्चों से कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, यानी कि आपकी एक टीचर है वो आपको पढ़ाती है और वो आपसे पूछती है बेटा क्या हम भी सफल होंगे। तो इस वाक्य में जो भी शब्द लगा हुआ है, लगने से अर्थ में क्या परिवर्तन हो गया, भी से क्या मतलब हो गया है और इसका क्या मतलब है, जो शिक्षिका जो है बच्चों को बताना चाहती है, तो इस बारे में हमें बताना है। ए है हमारा ऑप्शन, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, यानी कि वो ये कहना चाहती है आप भी अवलोकन करो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ और इससे अवसर देती है ताकि आप क्या, आप भी सफल हो। भी का मतलब क्या होता है, आपको निपात होता है ना, मतलब और भी सफल हो रहे आप भी सफल हो, इसलिए। बी है भाषा को समझाना चाहती है, क्या है वो, भाषा को समझाना चाहती है, इसलिए कर रही है ये सब। और सी है आपका व्याकरण सिखाना चाहती है। और डी है आपका परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। देखो, परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना चाहती है, वो बच्चों को मोटिवेट भी तो कर रही है ना कि हम भी सफल होंगे, ये भी तो बोलना चाह रही है। तो वो परीक्षा के लिए नहीं करा रही, तो वो परीक्षा के लिए तैयार कराना कोई पढ़ाना नहीं होता, फिर तो वो क्या है, आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो। हमें बच्चों को क्या है, ज्ञान देना है, उन्हें सिखाना है, परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। फिर आती है व्याकरण भी सिखाना चाहती है, देखो फिर से आगे व्याकरण वाली बात हो गई है। इसमें व्याकरण थोड़ी ना आ गई है, भी लगने से कोई व्याकरण आ गया क्या इसमें, नहीं हो सकता। फिर है भाषा को समझाना चाहती है, देखो भाषा को तो समझाना चाहती है, लेकिन वो तो बच्चों को मोटिवेट कर रही है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से क्या अंतर आ जाता है, अंतर क्या हो गया इसमें।
तो देखो बी भी आपका गलत है, इसमें जो राइट आंसर है ना वो आपका ए है। अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, बच्चों को वो अवसर देना चाहती है, उसे सिखाना चाहती है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो। इसलिए उसने जो भी शब्द है ना वो इसीलिए लगाया गया है, ताकि हम बच्चों को क्या है, अवसर दें, तभी तो वो सफल हो पाएंगे, है ना, तभी तो वो सफल हो पाएंगे। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। देखो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि आप हिंदी की टीचर हो और आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण यानी कम से सबसे कम लीस्ट बात कौन सी है इन चारों में से, ये आपको ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा का प्रयोग की क्षमता का विकास करना है, यानी कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्षमता का विकास करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण बात है, ये तो बहुत जरूरी बात है। देखो जब भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास ही नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे और सिखाएंगे कैसे शिक्षक के रूप में। बी है व्याकरण नियमों की जानकारी। अच्छा, अगर हमें भाषा पढ़ानी है, बच्चों को हिंदी पढ़ानी, तो व्याकरण के नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए क्या। देखो इसमें डाउट है, अभी पढ़ते हैं नीचे से। भाषा कौशलों का ज्ञान, हाँ ये बहुत जरूरी है। देखो भाषा कौशल क्या होते हैं, हमें भाषा कौशल वो चीजें होती हैं जिसे हमें बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके होने चाहिए, कि बच्चा हमारा किस प्रकार से सीख सकता है, कौन सा बेस्ट तरीका होना चाहिए, वो होते हैं हमारे भाषा कौशल। ये तो जरूरी है, एक टीचर बनने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो ये तो होना चाहिए। फिर लिखा है डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं आपके, संवैधानिक मूल्य ये होते हैं यानी कि जो आपके संविधान से लगे हुआ है, या फिर आपका ये होना चाहिए कि बच्चों को लोकतंत्र रखना चाहिए, बच्चों को इंडिविजुअल सिखाना चाहिए, बच्चों को ये सब करना चाहिए, उन मूल्यों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। कि बिल्कुल एक बच्चे को बेस्ट करके तरीके से बैठकर पढ़ाना चाहिए, बाकी बच्चों को नेगलेक्ट करना चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि एक बच्चे पे ज्यादा फोकस देना चाहिए जो कमजोर है। तो ऐसा थोड़ी ना होता हम एक ही बच्चे पे जोर देंगे, हमें तो सभी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और व्याकरण के नियमों की बात रही, तो थोड़ा बहुत व्याकरण के नियम क्या है, अगर टीचर को व्याकरण के नियम नहीं आएंगे तो वो तो वाक्य भी गलत बोलेगा, तो टीचर को आना चाहिए, ये बात भी ठीक है। जो सबसे कम लिस्ट बात है वो आपकी डी है। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी के लिए कोई वो नहीं है कि हम एक ही बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि टीचर को सभी को क्या है प्रॉपर पढ़ाना है, समानता के रूप से देखना है बच्चों को, एक समान रूप में देखना है। तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट, पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या पूछा गया है। इसमें पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, यानी कि एक से कक्षा 8 तक के बच्चों के पर स्तर पर हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या है अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चों को कुछ अभिव्यक्त करना है, एक्सप्लेन करनी है, अपनी बात को समझाना है, चाहता है कोई बच्चा, तो उसके परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हो। जैसे कि मैं ये कहूँ, आप टीचर हो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के, आपने बच्चों को कोई ऐसा प्रश्न देना है ताकि वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने में क्या करें, तैयार हो जाए, और आप उसको परखना चाहते हैं, ठीक है, बच्चा कुछ बताना चाहता है आपको और आप उसको परखना चाहेंगे, तो आप किस प्रकार का प्रश्न उससे करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है कि बच्चा आपको मतलब आपको एक ऐसा प्रश्न पूछना है ताकि बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करे, आपके सामने अभिव्यक्त करे अपनी बातों को, ठीक है, एक्सप्रेस करे, तो आप कौन सा प्रश्न पूछोगे उससे। तो फर्स्ट है आपका लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, मतलब जो लोकगीत होते हैं यानी कि हमारे राष्ट्र के गीत होते हैं उनके परिचायक होते हैं, इन कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या हम ऐसा प्रश्न देंगे बच्चों को कि अपने जो हमारे लोकगीत है संस्कृत के परिचायक होते हैं इस कथन के बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए, तो बच्चे इस बारे में बताएंगे, तो हम उससे अच्छा परख सकते हैं बच्चों को कि उसे भाषा का ज्ञान है या नहीं है। बी है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, मतलब कि आप उसको एक मुहावरा दे देंगे, ये वाला क्या आंखों पर पर्दा पड़ना है, इसका वाक्य प्रयोग करके बताइए और भाषा में बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने 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 आप ही मतलब कि आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेगा और अच्छे से बता पाएगा और एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। फिर है सी, सेना ने पार को क्यों घेर लिया था, यानी कि कोई क्वेश्चन आपने उसने पुटअप करा आपकी उसकी पुस्तक का ही,
कि सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था, इस बारे में बताओ तो बच्चा बताएगा। डी है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो मैं बता दूं आपको, जो इसका राइट आंसर है ना, वो है आपका बी। बी कैसे है देखो, बी में आपसे कहा गया है कि एक मुहावरा आप बच्चों को दे देंगे कि आंखों पे पर्दा पड़ना, और इसमें वाक्य प्रयोग करना। तो बच्चा क्या करेगा, पहले इसके अर्थ तक पहुंचेगा कि आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ क्या होता है, फिर इसका वाक्य प्रयोग करेगा। जब वो वाक्य प्रयोग करेगा ना, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने पास से इस बात को बताएगा। तो क्या होगा, हम इससे बच्चों को अच्छे से परख सकते हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा है। ठीक है, देखो किताबी भाषा और लोकगीत के बारे में वो बता देगा कि ये होते हैं और हमारी ये सब गाया जाता है। सेना ने पार को क्यों बोलते हैं, ये तो सिर्फ क्या है, इसमें एक लाइन में आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी में तो वो आंसर दे रहा है, लेकिन वो अपने पास से क्या अभिव्यक्त कर रहा है ना, हमें वो जानना था। लेकिन हमने जब उसे मुहावरा दिया, तो जब वो वाक्य प्रयोग करेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और अभिव्यक्त कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेस्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है। मैं आपकी पांचों सी टेट के जितने भी पांचों सब्जेक्ट है सबकी पेडागोजी करा रही हूँ, मैथ, हिंदी, ईवीएस और आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, और मैंने आपकी संस्कृति भी पेडागोजी स्टार्ट कर दी है। तो नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। यानी कि आप टीचर हो, आपको उन्हें शिक्षा यानी कि उन्हें पढ़ाना है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है बच्चों के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ए है प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, यानी कि जो बच्चों के अंदर नई नई स्किल्स हैं उनके बारे में जानेंगे, तब हम उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, बी है बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, यानी कि किसमें क्या खास है, किसमें क्या बुराई है, उन्हें अलग अलग कर देंगे कि किसको हिंदी पढ़नी आती है वो अलग बैठ जाओ, जिसको हिंदी पढ़नी नहीं आती वो अलग बैठ जाओ। तो क्या ऐसे करेंगे बच्चों को वर्गीकृत, कि ये तरीका ठीक होगा। देखो ये बिल्कुल गलत तरीका है, जो निगेटिव है ना उसको तो पहले ही हटा दिया करो। देखो बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार क्या है, मतलब हर बच्चे के अंदर अलग अलग स्किल्स पाई जाती है। कोई 100 में से रेयर कैसी होगा, 1% के जो दो बच्चों में एक जैसी प्रतिभा होती है, लेकिन उनकी समझ अलग अलग होगी। तो हमें क्या है, वर्गीकृत करना नहीं है बच्चों को, बिल्कुल भी बिल्कुल वर्गीकृत नहीं करना, कोई ग्रेड नहीं देना, ना कोई टैग लाना लगाना है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड डिवीजन का, ऐसा करना गलत है। फिर सी है बच्चों की समझ क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। हाँ ये बात ठीक है, देखो बच्चों की समझ क्षमता यानी कि अंदर उनके अंदर कौन कौन सी क्षमता है, कैसी कैसी कैपेसिटी है पढ़ने की, सब्जेक्टों को कौन कौन सी स्किल्स वो अपने घर से लेकर आए, उन्हें पढ़ेंगे, तब हम उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे। देखो जब हम ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट करते हैं बच्चों को, तो पहले उनसे ये देखते हैं कि उनको कितना आता है, तो हम उसी लेवल के हिसाब से उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो नहीं है ना कि क्लास में बच्चे आते हैं और आपने बुक उठाई और पढ़ाना शुरू कर दिया धनाधन, ये तरीका थोड़ी ना होता होना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं कि क्या पता बच्चों को लिखना ही नहीं आता, तो आप कैसे लिखवा दोगे। अगर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बहुत से बच्चों को उनकी वर्तनी शुद्ध नहीं होती है, तो क्या हम क्या करेंगे, उन्हें डायरेक्ट किताब के क्वेश्चन आंसर कराने लग जाएंगे, ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर डी है बच्चों को पढ़ाना। देखो बच्चों को पढ़ाना तो सिंपल मेथड हो गया, वो तो पढ़ाता हर टीचर पढ़ाता है, लेकिन जो बेस्ट टीचर वही होता है जो बच्चों की कमजोरियों को जानकर उनका निदान निदान करके फिर उनका उपचार करे, वही तो टीचर बेस्ट होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। ए भी गलत है, प्रतिभाओं के रूप को जानना ये बात ठीक है, आपने प्रतिभाओं के रूप को जान लिया, लेकिन फिर क्या करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना भी तो है ना। इसमें लिखा बच्चों की समझ क्षमताओं को प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, पहले उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, फिर जाके हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ये भी हम जान लेते हैं। 10th है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण, यानी कि जो भाषा हिंदी भाषा की कक्षा है उसमें रचनात्मक यानी कि बच्चे में क्या क्या स्किल्स है, एक तरीके से क्या क्या वो क्रिएटिविटी करता है, उसका आकलन करने में सबसे
सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या होगा? आपको क्या करना है, उसका आकलन करना है। बच्चा बहुत अच्छा है, स्किल्स अंदर है उसके, आपको क्या करना है, उसका आकलन का मतलब होता है उसका टेस्ट लेना है। टेस्ट लेना है तो उसके लिए बेहतर उदाहरण क्या होगा, क्या एग्जाम्पल होना चाहिए? ए है आपके सामने, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। हाँ देखो, बच्चों को अपना अनुभव लिखेगा तो इससे पता चल जाएगा कि वो बच्चा कितना क्रिएटिविटी है। ठीक है। फिर है बी है शुद्ध लेख। शुद्ध लेख में क्या होता है? शुद्ध लेख में तो वो जो सुनेगा वही लिखेगा। तो इसमें कैसे रचनात्मक आकलन हो गया आपका? वो तो सिंपल ही है ना, जो आप बोल रहे हो वही तो लिखेगा वो, उसके अलग तो नहीं लिखेगा। क्या उसमें नई बात है? वो हमें कैसे पता चल पाएगी? ये तो गलत हो जाएगा आपका, बी वाला गलत है। सी है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। देखो फिर अगेन वही वाली बात हो गई है। आपने प्रश्न प्रश्न तो आप ही दे रहे हो उन्हें, फिर उसमें रचनात्मक गुण कहाँ से आ गए? कहाँ से उसकी क्रिएटिविटी छलक जाएंगी आपको? जो आप क्वेश्चन करोगे वो उसका आंसर दे देगा, उससे थोड़ी ना पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है। तो आपका ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, है ना? ये वाला भी गलत हो गया और आपका सी वाला भी गलत हो गया। और डी में है आपको इकाई परीक्षा लेना। अरे इकाई ले लो या दुकाई परीक्षा ले लो, परीक्षा लेने से कोई बच्चों की क्रिएटिविटी नहीं पता चल पाती। उसमें तो वही लिखा होगा ना जो आपने क्वेश्चन उसको पढ़ा दिए होंगे, आप भी कोई अलग सी चीज नहीं दोगे। वही क्वेश्चन आंसर उसे दोगे और वही उसका आंसर लिख पाएगा वो। ठीक है। तो इसमें कैसे उसने अलग चीजें लिख दी? लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो इसे ध्यान से पढ़ना, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ये बेस्ट ऑप्शन है। जब बच्चा अपने अनुभव लिखेगा कि उसने आज क्या किया, ठीक है, वो कभी कहाँ गया था, तो वो अपनी सारी बातों को क्या है आपके सामने एक्सप्रेस कर देगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना रचनात्मक है, और वो किस तरीके से किस ढंग से उसे लिखता है, वही उसकी रचनात्मकता क्या क्या है पहचान हो जाएगी कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है और उसका लिखने का तरीका कितना बेहतर है। तभी तो हम बेस्ट मानेंगे उस बच्चे को। ठीक है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारी। ठीक है, शायद इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगर अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर बाकी की क्लास नहीं देखी तो उन क्लासों को भी क्या करना है, आपको देख लेना है। ये मैं आपको पांचों सब्जेक्ट की सी टेट की क्या है, मैथ मतलब की पेडागोजी करा रही हूँ ताकि क्या हो सके, आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।